तो वेलकम टू क्रेक जीके ट्रिक्स। तो क्रेक जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में हम 26 और 27 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन के साथ में। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में वीडियो देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये गोला मार्क है, ये सेटिंग का ऑप्शन है। आप इसे दबाएं, दबाने पे यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है। अगर ये वीडियो अभी मैं नॉर्मल चलाता हूँ तो इसकी स्पीड कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, एक्सियल स्केलेटन। अब मेरे को इसकी स्पीड को चेंज करना है तो मैं इसको दबाऊंगा, यहाँ पे स्पीड पे जाऊंगा और यहाँ पे ये कम और ये नीचे का ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं ज्यादा स्पीड करना चाहता हूँ तो ये दबाया। अब स्पीड को कम करना है तो यहाँ पे जाकर के मैं इसको ऐसे दबा दूंगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे आपको पता होगा तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा वो ऐसे कर सकता है। मोबाइल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट होते हैं आपके, तो वहां से ये सेटिंग आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। तो अभी हाल ही में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे प्रथम कानून व न्याय मंत्री यानी कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन है तो भी आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और संविधान के महत्व का प्रसार करने के लिए 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया और तब से हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 2015 के पहले 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाया करते थे। अब बात हुई है संविधान की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो एग्जैक्ट याद रखना। भारत संविधान जो है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ जी, ये लिखित में है। जब इसे बनाया गया था तब कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इसे लिखा गया था। और मैं आपको बता दूं, उसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी हमारे पार्लियामेंट में हीलियम गैस के अंदर रखी गई है। हमारे संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कई बार पूछा भी गया है, तो उसे कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग। क्यों कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग? क्योंकि हमारे संविधान में दूसरे देशों से, जो दूसरे देशों के संविधान है, उनसे कुछ कुछ बातें ली गई है, जो मैं आपको करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स में, जब भी हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके स्टैटिक पार्ट में बताता भी रहता हूं। अब देखो, यहीं पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं इसी के साथ, कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब जब भी दूध की बात आएगी तो आपको याद आना चाहिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम। कौन थे वो? तो आपने नाम सुना होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन का। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक या फिर फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा अमूल डेयरी का, एडवर्टाइज देखा होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो उसके ये संस्थापक भी थे वर्गीस कुरियन। कहाँ पे है इनकी अमूल डेयरी? गुजरात में है। तो याद रखना, व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं के जन्मदिन यानी कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे हो गए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और भारतीय संविधान दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RIMES ने किस चक्रवात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि तितली चक्रवात। अब सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि RIMES मतलब क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म देखो, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया। मतलब ये अफ्रीका और एशिया के लिए एक चेतावनी प्रणाली है जो तूफान की चेतावनी देती है अफ्रीका और एशिया में। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इसी ने तितली नाम के चक्रवात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात घोषित किया है। आपको पता होगा कि तितली नाम का जो चक्रवात है अभी अक्टूबर 2018 में उड़ीसा के तट पर पहुंचा था। तो इस प्रश्न में आपको याद क्या रखना है? तितली चक्रवात का नाम, जिसे घोषित कर दिया है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वुमेन्स वर्ल्ड T20 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने महिला विश्व T20 का खिताब जीता है और इस तरह ये ऑस्ट्रेलिया का चौथा वर्ल्ड T20 खिताब है। आपको बता दूं कि ये जो अभी महिला विश्व T20 हुआ है, ये इसका छठा खिताब था, छठा संस्करण था। तो जिसमें से 2010, 2012, 2014 और अब 2018 का खिताब तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत लिया है। अच्छा, तो अब यहां से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? ये प्रश्न बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, ये प्रश्न बनेगा कि ये मैच हुआ कहां पे और इसमें भारत कहां पे रह गया,
तो देखो ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन को हराया और ब्रिटेन ने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया। अब ये हुआ कहाँ? तो वेस्ट इंडीज में ये मैच हुआ है। तो देखो अब इस इंपॉर्टेंट न्यूज से मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जोड़ करके बता रहा हूँ। हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के बेहतर अनुभव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गूगल के साथ। तो ये जो मैच हुआ है इसे बेहतर दिखाने के लिए, अच्छी ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ साझेदारी की है। अब देखो ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया को आप मैप में देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीएम है नए बने हैं ये तो स्कॉट मॉरिसन का नाम याद रखना। कुछ प्रश्न इसमें से जो मैंने देखे हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की? तो आंसर होगा सिडनी। और ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? तो भी इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 11 की कप्तान चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर को। तो अभी हाल ही में हरमनप्रीत कौर को आईसीसी की महिला विश्व टी20 11 की कप्तान चुना गया है। और मैं आपको बता दूं हरमनप्रीत कौर के अलावा स्मृति मंधाना और पूनम पांडे भी इसमें शामिल है। और इनके अलावा इंग्लैंड की 3 खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ी और वहीं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की एक खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा रहेंगी। क्या आपको पता है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो फिर इसका आंसर होगा मिताली राज। नहीं पता तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात हुई है आईसीसी की, तो सबसे पहले तो आईसीसी की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई? 1909 में। और मैं आपको बता दूं जब इसकी स्थापना हुई थी तो आईसीसी का नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? शशांक मनोहर। और याद रखना आईसीसी के पहले स्वतंत्र यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन है आईसीसी के शशांक मनोहर। सीईओ कौन है? कई बार पूछ लिया जाता है सीईओ कौन है आईसीसी के? तो डेविड रिचर्डसन। और प्रेसिडेंट की बात होगी तो जहीर अब्बास। अब एक नोट डाल लो कि आईसीसी में अब प्रेसिडेंट का पद खत्म कर दिया गया है। तो फिर मैंने आपको क्यों बताया? अरे भाई एग्जामिनर घुमा के भी तो प्रश्न पूछ सकता है कि आईसीसी के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो फिर आपको पता होना चाहिए ना, जहीर अब्बास थे। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईएफएफआई में विशेष पुरस्कार दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सलीम खान को। तो अभी हाल ही में आईएफएफआई यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन दिवस पर लेखक सलीम खान को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब बात हुई है आईएफएफआई की, तो अभी 2-3 दिन से मैं लगातार आपको आईएफएफआई के बारे में बता रहा हूं। एक बार फिर बता देता हूं इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये शुरू हुआ था गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक के चलेगा। और ये इसका 39वां यानी कि 49th संस्करण है। इसमें फोकस राज्य कौन सा था? झारखंड। फोकस देश कौन सा था? इजराइल था। और अभी हाल ही में झारखंड ने अपना झारखंड दिवस भी यहीं पे मनाया है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो गोवा में चल रहा है ये, तो गोवा को आप मैप में देखिए, ये रहा गोवा। सीएम है मनोहर पारीकर, गवर्नर है मृदुला सिन्हा और इसकी कैपिटल क्या है? पणजी। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अब प्रश्न आएगा कि 19 दिसंबर को ही क्यों? तो याद रखना 19 दिसंबर 1961 यानी कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आजाद हुआ था गोवा। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में किस नदी के तट पर राम मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरयू नदी के तट पे। तो अभी हाल ही में यूपी सरकार ने भगवान राम की भव्य मूर्ति की तस्वीर का अनावरण किया है, जिसे अयोध्या में सरयू नदी के तट पे स्थापित किया जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो मूर्ति 151 मीटर लंबी है, जिसपे 20 मीटर का छत्र होगा और इसका बेस यानी कि इसका जो आधार होगा वो 50 मीटर ऊंचा होगा। तो टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो 221 मीटर होगी, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची राम मूर्ति बनाती है। ये मूर्ति पीतल की बनेगी और इसका जो बेस है उसके अंदर एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी बनेगा, जिसमें अयोध्या का इतिहास, राम जन्मभूमि का इतिहास और भगवान विष्णु के सभी अवतारों की जानकारी भी मिलेगी। अब आपको पता होगा कि अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी थी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, लंबाई कितनी थी इसकी? 182 मीटर। और अगर इसका बेस यानी कि आधार जोड़ दें तो इसकी लंबाई हो जाती है 240 मीटर, जो इसे सबसे ऊंची दुनिया की मूर्ति बनाती है। और ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के निकट बनी हुई है। और अभी न्यूज में रहा था आपका दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज भी, उसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, 154 मीटर, यमुना नदी पे बना है वो। अब ये राम मूर्ति की बात हो रही है जो कि यूपी के अयोध्या में बनेगा। तो यूपी को आप मैप में देखिए, ये रहा यूपी। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है राम नायक। अब यहाँ पे इसकी 2 कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल लखनऊ है,
जुडिशरी कैपिटल इलाहाबाद है। अब आपको ये लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कैपिटल मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो जहाँ पे राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होती है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल, और जहाँ पे राज्य की हाईकोर्ट होती है उसे कहते हैं जुडिशरी कैपिटल। तो यूपी की जुडिशरी कैपिटल कहाँ पर है या कौन सी है? इलाहाबाद है। तो अभी याद रखना, अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया, और फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया, और लखनऊ में है इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, उसका भी नाम बदला गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया। बात हुई है लखनऊ की, तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर होगा गोमती नदी के किनारे। ये तो कुछ करंट के पॉइंट थे। अब कुछ स्टैटिक बात करता हूं जहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं कहीं एग्जाम में, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो यूपी में है, एसबीआई क्लर्क 2018 में पूछा गया। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? यूपी में है, एसबीआई पीओ में पूछा गया 2018 में ही। भारत का पहला डीएनए बैंक फॉर एनिमल कहां पर है? तो यूपी बरेली में है। उसके अलावा भी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, कौन? गोविंद माथुर। इससे पहले अमरेश्वर प्रताप शाही थे यहाँ पे, जो अब पटना के बन गए हैं। और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खुलेगा? तो आगे मथुरा में खुलेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मालदीव के। तो अभी हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 4 दिनों की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं, और वो यहाँ पे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक वार्ता भी करेंगे। अब मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत यात्रा पर है, तो मालदीव से आपको एक इंपॉर्टेंट करंट न्यूज याद आ रही होगी, कौन सी वाली? हाल ही में मालदीव राष्ट्रमंडल देशों में यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन में फिर से शामिल होगा। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही करंट की न्यूज में बताया था, और राष्ट्रमंडल देशों के बारे में तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था उसी दिन। तो चीजों को बिल्कुल लिंक करके पढ़ा करो। लिंक करके अगर चीजों को आपको पढ़ने की आदत पड़ गई ना, तो फिर देखना आपको कोई भी चीज कभी भी नहीं भूलोगे, सारी चीज आपको याद रहेगी, अप टू डेट आप रहोगे, और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। तो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद आए हैं, तो मालदीव को आप मैप में देखिए, ये रहा मालदीव। कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट कौन है? नए प्रेसिडेंट हैं ये इनके, तो याद रखना इनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक सतत शहर यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किस शहर का चयन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। कौन दोनों? नोएडा और ग्रेटर नोएडा को। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को यूनिवर्सिटी सिटी श्रेणी में भारत के एकमात्र स्थान के तौर पर आमंत्रित किया है या फिर चुना है। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल गोल्स में वैसे तो 17 श्रेणियां हैं, 17 गोल्स है, पर अभी 5 श्रेणियों के लिए दुनिया भर में से 25 शहरों को चुना जा रहा है। इसमें होता क्या है, जिस श्रेणी में जिस शहर को चुना है उसे 2025 तक वो सभी टारगेट, वो सभी गोल्स अचीव करने हैं, तो जो उस श्रेणी में बताए गए होंगे। तो आपको तो केवल इतना डीप में नहीं जाना है, इतना याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को चुना गया है, और वो भी किस श्रेणी में चुना गया है? तो यूनिवर्सिटी सिटी श्रेणी में चुना गया है। बात हुई है यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को चुन लिया गया है किसने? यूनाइटेड नेशन ने, उसके ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 के लिए। और किस श्रेणी में चुना है? तो यूनिवर्सिटी सिटी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में समीर वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में बैडमिंटन प्लेयर समीर वर्मा ने सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ से 2 प्रश्न और बनेंगे कि समीर वर्मा ने किसको हराया है, और ये सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे है? तो समीर वर्मा ने पुरुष एकल वर्ग में चाइना के गुआंगजू लू को हराया है और स्वर्ण जीता है। वहीं पे अगर बात करें कि महिला एकल वर्ग में हमारी बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल चीन की हन यू से हार गई, और साइना नेहवाल को केवल रजत पदक, सिल्वर मेडल मिला है। अच्छा, तो ये सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे? तो यूपी के लखनऊ में हुआ है, और यूपी को तो हम पीछे ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप की। तो ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो हर साल भारत में आयोजित किया जाता है, वो भी कहाँ पे? यूपी के लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू ने। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, जिससे पाकिस्तान में स्थित पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक जाने में श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी।
अब ये उद्घाटन किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो आंसर होगा 13वें नंबर के। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं, तो आपका आंसर होगा 14वें नंबर के। तो ये आंकड़ा बन गया 13, 14, इस तरह से याद रख लो। अब अगर आपसे पूछता हूं कि पहले नंबर के हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो सब आंसर दे दोगे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और याद रखना, यही आपके पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसी समय इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। एक बार प्रश्न पूछा गया उपराष्ट्रपति से कि उपराष्ट्रपति बनने की मिनिमम आयु कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। अब पंजाब की बात हुई है, तो पंजाब को आप मैप में देखिए, ये रहा जी पंजाब। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या नाम है? गोविंद सागर झील। कहां पर है? पंजाब में है। यह झील सतलुज नदी पे बनी हुई है, भाखड़ा नांगल बांध के पास में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 नवंबर को। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हिंसा उन्मूलन हेतु मतलब क्या है, तो मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ। इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। तो महिलाओं पे जो हिंसा होती है उसे रोकने और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी है, ऑरेंज द वर्ल्ड हैशटैग हियर मी टू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फसल बीमा के लिए रिमोट सेंसिंग लैब की स्थापना किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, HDFC ERGO। अब आपको यहाँ पे ये रिमोट सेंसिंग लैब और HDFC ERGO समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो, रिमोट सेंसिंग लैब क्या होता है? इसमें सैटेलाइट से पता लगाया जाता है कि फसल को कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से बीमा तय किया जाता है। और ये HDFC ERGO क्या है? ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिमोट सेंसिंग लैब की स्थापना की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बना है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक बना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर और इसके CEO कौन है? परवेज अहमद। तो इस प्रश्न में केवल आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर बैंक का नाम जो हाल ही में पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूधार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश ने भूधार पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब ये भूधार पोर्टल है क्या? तो इसमें 11 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा और विशिष्ट पहचान संख्या वाले लोगों को भूमि उपलब्ध कराएगा ये पोर्टल। तो केवल आपको इस प्रश्न से इतना याद रखना है कि भूधार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा। अब ये भूधार पोर्टल आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश को आप मैप में देखिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। कैपिटल है हैदराबाद, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल क्या है? अमरावती है। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है ESL नरसिम्हा। याद रखना, कुछ स्टैटिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे कि रेलवे में पूछा गया बोरा केव्स कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर मैं पूछता अजंता केव्स कहां पर है, तो आंसर क्या होता? महाराष्ट्र में। याद रखना, आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपसे पूछा गया IBPS RRB PO 2017 में। तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भी आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा तेलंगाना बना है। और कब बना? 2 जून 2014 को बना। अब आंध्र प्रदेश को अपना एक नया हाईकोर्ट मिलेगा जो कि कहाँ बनेगा? अमरावती में बनेगा। ये करंट की ही न्यूज़ है और ये अपना कार्य 1 जनवरी 2019 से करना आरंभ भी कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? आंध्र प्रदेश के पास पहले कोई हाईकोर्ट नहीं था, लेकिन वो हैदराबाद में था। लेकिन आप जानते हो, ये तेलंगाना उससे अलग होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तो वो हाईकोर्ट ऑफिशियली तौर पे तेलंगाना का हो गया है। इसीलिए अब आंध्र प्रदेश में नया हाईकोर्ट बनने जा रहा है। क्या तेलंगाना की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा नहीं करती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जरूर करती है। अब राजकीय पशु की बात करते हैं, तो इसका राजकीय पशु है आंध्र प्रदेश का काला हिरण, राजकीय पेड़ है नीम और राजकीय पक्षी है रोज रिंग्ड पैराकीट जो कि एक तोता है, और राजकीय फूल कौन है? चमेली है। ये सारे के सारे इसने नए बनाए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखना, भारत की पहली न्यायाधीश सिटी यानी कि जस्टिस सिटी वो भी कहाँ बनेगी? आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में बनेगी। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। तो हमारे पिछले वीडियो की क्विज का आंसर है, प्रश्न क्या था? हाल ही में किसे UNEP के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, तंजानिया की जायस मसूया को। दूसरा प्रश्न क्या था? हाल ही में WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 में भारत ने 2017 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, 24%।
अब आज की वीडियो की क्विज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? आपके सामने ऑप्शन से आपको सही उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पर्यटन सचिव यानी कि टूरिस्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। आप कोशिश करना कि इसके आंसर को आप ऑप्शन ए बी सी डी न दे करके पूरा लिखने की कोशिश करो, जितना भी आप उसके बारे में जानते हो, क्योंकि याद रखना जब आप लिखोगे तभी तो आप सीखोगे और लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है, ये आप याद रखना। और अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करना, अगर आपको पसंद आया हो तभी। और FB हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहाँ पे इसे शेयर कर सकते हैं आप, इसे शेयर करके मेरी मदद जरूर करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो का टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जीके ट्रिक्स।